So hello everyone, welcome to lecture number 4 of NEET revision course that is for mole concept. So first I'm giving you the quick recap what we have done in the lecture number 3. So देखिए lecture number 3 में जो मेरा प्राइम फोकस था वो यही था कि आप लोगों को मॉलिक्यूल को एक मॉलिक्यूल को रीड करना आना चाहिए, ठीक है। उसको किस में चेंज करना आना चाहिए, एक मोल में चेंज करना आना चाहिए। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं न्यूट्रॉन हैं, इसमें हमने कैलकुलेट किए थे 10 थे और इसमें 8 थे। ये आपको रीडिंग करने आनी चाहिए। पहले एक मॉलिक्यूल के लिए उसको एक मोल में चेंज करो, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस डेटा को मोल में ले आओ और आंसर पाओ बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये हमने सीखा था किसमें, लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के लेक्चर नंबर जो 4 है उसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, फिर हमारे पास एवरेज मोलर मास क्या होता है। ये सारी बेसिक चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि इसमें एक नोट से ही हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। ओके, सो देखिए नोट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब इसमें आप देखिए पहले समझते हैं इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए इसको डिफाइन किया जाता है मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। ऐसे डिफाइन किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास को, ठीक है। तो देखो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ यार इसके यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये तो मास से इसका रेशियो है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आंसर आएगा, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, राइट। अच्छा ठीक है, ये यूनिटलेस आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने पहले AMU को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना, तो एक AMU 1 एटॉमिक मास को डिफाइन किया जाता है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है 1 AMU की, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका ग्राम के साथ रिलेशन आता था 1/Na ग्राम, और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमने इसका रिलेशन चेक किया था किसके साथ, ग्राम के साथ, राइट। तो ये तो हमें अच्छा खासा क्लियर है, राइट। अब देखो अगर मैं इस, जैसे मैंने अभी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बताया, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसी में ही एक छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल दूँ फाइंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इफ इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो देखिए 23 और एक एटम का मास निकालना है, 1/12 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को हम 1 AMU बोल सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 23 AMU, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, राइट। अच्छा, तो ये तो काफ़ी इजी सी चीज़ है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डिफाइन करने का ये तरीका है, राइट। अब ना यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है, इस स्टेटमेंट को एक अलग तरीके से कोट किया जा सकता है। कैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स heavier than 1/12 mass of a atom of कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो ऐसे भी बोला जा सकता है। 23 AMU का क्या मतलब है कि जो सोडियम का एक एटम है वो 1 AMU से कितना टाइम हैवियर है, 23 टाइम्स। 1 AMU का मतलब क्या है, 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल दूँ, 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन मास ऑफ अ एटम ऑफ कार्बन 12। मैंने 1/12 को गायब कर दिया, तो फिर तो फॉल्स हो जाएगी ना स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और तरह का सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का, ठीक है। जैसे
वो क्या बोलता है कि पहले जो 1 AMU था वो था 1/12, ठीक है, मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, कुछ इस तरह का था। बोलता अब हमने 1 AMU की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, हमने कर दिया 1/6 मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर हम डेफिनेशन चेंज कर देंगे तो व्हाट हैपन्स टू मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। बोलता अगर हम 1 AMU का डेफिनेशन 1/12 की जगह 1/6 कर दें, ठीक है, तो बोलता कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके ऑप्शन है डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या सेम रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक तरीका बताता हूँ इसमें सोचने का, ऐसे सोचेंगे तो आसानी रहेगी आपको, ठीक है। इसमें आंसर आएगा गाइस रिमेन सेम, ठीक है, विदाउट कोई मैथमेटिक्स में आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो देखो सोचने का ये तरीका है कि मान लो ये जो मेरा पेन है, मान लो इसकी लेंथ जो है, लेट्स से इसकी कुछ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, हमने बोला आज से हम इतनी लेंथ को 10 सेंटीमीटर बोलेंगे, ठीक है। अब कोई और आया, उसने बोला कि हम आज से इस लेंथ को 100 CV बोलेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यूनिट चेंज करने से इस पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ थी क्या वो चेंज होगी क्या? नहीं, यूनिट मेजर करने का स्केल चेंज हो गया, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हुई, राइट। तो उसी तरह से ये लॉजिक आपको लगाना है कि अगर हम AMU की डेफिनेशन भी चेंज करते हैं तो हमने मेजरिंग स्केल चेंज कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी वो चेंज नहीं होगी। बात समझ आई? अभी भी 1 मोल एटम का मतलब हो गया 6.022 × 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो एक एटम कार्बन का जो पहले मास था अभी भी वही मास है। स्केल चेंज करने से जो मास, मोलर मास है वो चेंज नहीं होगा। बात समझ आई? ठीक है, या मैं इसको 10 सेंटीमीटर बोलूं या मैं इसको 100 CV बोलूं, सेम है, पर लेंथ तो क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्केल चेंज करने से मोलर मास पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो मोलर मास पहले था वही मोलर मास अब भी रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, जो कि हमने किसके बारे में पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती है, कैसे डिफाइन करते हैं, सारी चीज़ें बता दी। अब हम आते हैं सेकंड। ठीक है, तो अब हम सेकंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना, तो देखो सेकंड डेफिनेशन हमें पढ़नी है AAM, आम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसके बारे में सुनो तो कुछ बातें। देखो एवरेज एटॉमिक मास हम उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करते हैं विच एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स। ठीक है, अब देखते हैं क्यों। डिफाइन फॉर एलिमेंट्स हैविंग आइसोटोप्स। ठीक है, अच्छा इसका निकालने का जो फॉर्मूला जिस पे क्वेश्चन आता है, पहले मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है A1P1 प्लस A2P2 डिवाइड बाय 100 एंड सो ऑन, राइट। ये फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का एक हमारे पास 35 वाला आइसोटोप है, एक हमारे पास 37 वाला आइसोटोप है। ठीक है, मान लो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है 75% और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है कितना, 25%। तो अब हमें इसका जो, इसके फिर जो एटॉमिक मास नहीं डिफाइन होगा, इसके लिए बोल देते हैं, लेकिन फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए हम डिफाइन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो क्या करें। तो ये जो P1 P2 है ये है परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, कि नेचर में कितना मिलता है वो है ये P1 P2 परसेंटेज अबंडेंस। A1 A2 को आप एटॉमिक मास बोल सकते हो या मास नंबर बोल सकते हो। ठीक है, जनरली सेम ही रहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 75 परसेंटेज अबंडेंस इंटू 35, 37 इंटू 25 डिवाइड बाई क्या आ गया 100। तो गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 35.5 के आसपास, 35.5 के आसपास एवरेज एटॉमिक मास।
ठीक है, 35.5 AMU लिख देते हैं। ओके, तो ये मतलब होता है एवरेज एटॉमिक मास का। ठीक है, बहुत इजी है, एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स हैं उनके लिए डिफाइन होता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला सवाल तो यही सीधा कि आपको अबंडेंस दे दे तो बस वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर निकालो। अच्छा, दूसरा सवाल क्या बनता है कि मान लो आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे कि बताओ परसेंटेज अबंडेंस क्या क्या होगी, तो देखो उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको पता है तो मान लो उसके दो आइसोटोप्स हैं, तो अगर एक एक्स होगा, परसेंटेज निकाल रहे हो ना तो 100 से निकालोगे, तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स। बस वैल्यूज़ को पुट करके किसके लिए सॉल्व कर लेना, एक्स के लिए, और जिसका परसेंटेज अबंडेंस पूछा है वो निकाल लेना। क्लियर है? तो आई होप ये दो डेफिनेशंस, फर्स्ट कौन कौन सी थी गाइस, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कोई यूनिट नहीं होता है इसका। एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करते हैं जो किस में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या है, A1P1 प्लस A2P2 सो ऑन डिवाइड बाय 100। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं तीसरी डेफिनेशन पे। ठीक है, लेकिन अब आप देखना यहाँ पे ना, ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन आएगा जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक और टर्म होती है हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसको कभी कभी एवरेज मोलर मास भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत रेयर यूज़ होगी, डायरेक्ट आपको हो सकता है कुछ अच्छी बुक्स में इसके क्वेश्चंस मिले, अदरवाइज इसको इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा सा हमें मीनिंग समझना है। देखो एक तो था एवरेज एटॉमिक मास, अब टर्म आ चुकी है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब ये जो है ना, ये पता किसके लिए डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है गैस मिक्सचर के लिए। जैसे एयर क्या है, एयर एक गैसेस का मिक्सचर है ना, तो मान लो अगर 1 मोल एयर है, 1 मोल एयर ले लूँ तो उसमें नाइट्रोजन भी होगी मेनली और ऑक्सीजन होगी मेनली, राइट। तो 1 मोल गैस मिक्सचर का जो मास है उसको हम बोलते हैं एवरेज मोलर मास। ये डेफिनेशन होती है एवरेज मोलर मास की। ठीक है, तो क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस मिक्सचर। ठीक है, 1 मोल गैस मिक्सचर का जो मास है उसको बोला जाता है एवरेज मोलर मास। और इसको निकालने का देखो बहुत आसान सा तरीका है, इसमें हम करते हैं टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। मिक्सचर में जैसे मान लो 2 इक्वल मासेस हैं 2 गैसेस के मिक्सचर में, ठीक है, तो उनका टोटल मास निकाल लो और उनके कितने मोल्स हैं टोटल मोल्स कर दो, उससे आपके पास एम एवरेज का एवरेज मोलर मास का आंसर आ जाएगा। ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अच्छा, इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है इसमें XI/MI। ठीक है, XI है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और MI है मोलर मास। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एवरेज मोलिकुलर मास या एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब इसके लिए इतना ध्यान रखो, आगे चल के अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है ना, ओके, तो 3 पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, फोर्थ। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्या है। तो देखो फोर्थ में हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की। देखो रिलेटिव डेंसिटी का डेफिनेशन होता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अ डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी भी कैसा होगा, ये होगा यूनिटलेस, क्योंकि ये डेंसिटीज़ का रेशियो है। अब देखो डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि PV = nRT से डराइव होता है, D = PM/RT। तो देखो अगर P और T कांस्टेंट है तो डेंसिटी को लिखा जा सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मोलर मास। तो ये जो रेफरेंस डेंसिटी है, यहाँ मैं डेंसिटी की जगह लिख सकता हूँ मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। ये बन गया हमारे पास किसका फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का। जैसे अगर इस पे मैं एक सिंपल सा सवाल करूँ तो हमें बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीथेन विद रिस्पेक्ट टू O2, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, तो क्या करें, रिलेटिव डेंसिटी मतलब मोलर मासेस
इसका मोलर मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2, इसका होगा 16, इसका होगा 32। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का क्या आंसर आ गया, 1/2। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या मतलब होता है, डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अ डेंसिटी ऑफ अ रेफरेंस गैस। क्लियर है। अच्छा अब देखो रिलेटिव डेंसिटी से भी ज़्यादा जो पॉपुलर टर्म है ना वो कौन सी है, तो उसको हम बोलते हैं, 5th पे आते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। नाम तो सुना होगा आप सबने, ठीक है, वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब देखो वेपर डेंसिटी जो है वो यही है, रेफरेंस डेंसिटी है, ये डेंसिटी ऑफ गैस है, लेकिन इसमें हम गैस को फिक्स कर देते हैं। कौन सा रेफरेंस गैस फिक्स कर देते हैं, हाइड्रोजन। तो देखो इसमें हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास इज 2। सो जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है मोलर मास डिवाइड बाय 2। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें जो एक सिली मिस्टेक स्टूडेंट कर सकता है, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वेपर डेंसिटी, तो यूजुअली हमने क्या देखा कि स्टूडेंट को ये वाली डेफिनेशन पता नहीं होती है। उसको ये फॉर्मूला रटा होता है मोलर मास बाय 2, तो वो सोचता है कि मोलर मास का यूनिट ग्राम, 2 यूनिट लेस, तो इसकी यूनिट लिख के आ जाता है एग्जाम में क्या, ग्राम, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये कहाँ से आया है, ये भी मास है, ये भी मास है, ये मास मास कैंसिल हो गया है, ये रिलेटिव डेंसिटीज़ हैं, ठीक है, मास मास कैंसिल हो चुका है। तो वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो यूनिटलेस लाइक रिलेटिव डेंसिटी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एक तरह से क्या है, ये खुद ही क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। तो इस पे देखो क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस हमें बेसिक डेफिनेशंस को जल्दी से कवर अप करना है। तो ये हो गया 5th। अब आते हैं गाइस 6th पे, ठीक है। देखो कभी कभी एक और टर्म पूछी जाती है जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ओके। तो जब ये टर्म आती है तो थोड़ी डरावनी लगती है अगर पता ना हो, ठीक है ना। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसको बोलते हैं, ये होता है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो वाटर का डेंसिटी जो होगा वो अपने को फिक्स रखा है हमने 1 ग्राम पर ml, इतना होता है, ठीक है। तो बस उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूँ इफ़ specific gravity is equal to 1.2, find density of solution, ठीक है। तो क्या करोगे, अरे यार 1.2 डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन निकालना है, पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 ग्राम पर ml। ये आ गया आंसर किसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी का। क्लियर है। तो ओवरऑल ये जो डेफिनेशंस हैं दे आर क्वाइट इजी, आसान है ये, ठीक है, ओके। चलिए तो ये डिस्कशन जो था वो हमारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू दीज बेसिक डेफिनेशंस। अब हम आगे बात करते हैं और आगे हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, परसेंट कंपोजिशन। देखो पहले ना परसेंट कंपोजिशन का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है मास परसेंट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर मास परसेंट का क्या मतलब होता है। मास परसेंट का मतलब कि 100 ग्राम कंपाउंड में इसका कितना मास है, उसी को हम बोलते हैं मास परसेंट या परसेंट कंपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लो ये है C2H4, हमसे किसी ने पूछा परसेंट मास परसेंट ऑफ कार्बन बताना है इसमें, या परसेंट कंपोजिशन बताना है कार्बन का, या मास परसेंट। तो बताओ इसमें कार्बन कितना है एक मॉलिक्यूल में, 2 एटम है तो 24, ठीक है, डिवाइड बाय इसका पूरा मास कितना है एक मॉलिक्यूल का, तो 24 + 4 कितना हो गया, 28 इंटू क्या आ गया, 100, ठीक है, आ गया, राइट। तो ये जो आया हमारे पास 24/28 इंटू 100, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इसका बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ रहा है लगभग 85.71% आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, अगर आपको ना थोड़ा इसमें फील लेना है तो देखो बाकी तो रिमेनिंग कार्बन है, तो मास पर बाकी तो रिमेनिंग हाइड्रोजन है, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन होगा 100 माइनस 85.71%। तो मास, अच्छा अगर मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो। देखो इसके 28 ग्राम में थे 24 ग्राम कार्बन, ठीक है, 1 ग्राम में कितना होगा 24/28, तो 100 ग्राम में वही तो होता है परसेंट कंपोजिशन, कितना होगा 24/28 इंटू 100, आ जाएगा आंसर, जो कि वही आएगा, कितना आएगा 85.71%। तो ये मतलब होता है परसेंट कंपोजिशन का, ठीक है। ओके, तो अगर मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हो, परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला आएगा वेट सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100। ये फॉर्मूला है परसेंट कंपोजिशन का। बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन हाँ आप इस फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं कि जिसका, जैसे एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, आ जाते हैं इस पर कभी कभी सवाल, ठीक है ना, और बहुत इजी से सवाल हैं। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ CH4 में परसेंट कंपोजिशन बताना है कार्बन का, H2SO4 में परसेंट कंपोजिशन बताना है सल्फर का, CaCO3 में परसेंट कंपोजिशन बताना है कैल्शियम का, ठीक है। करें, बताओ किसका बताना है, कार्बन का, इसका मास 12, मोलर मास 16 इंटू 100, ठीक है, तो ये आएगा 3/4, तो ये आएगा 75%, आसान है। अच्छा H2SO4 में क्या आएगा, किसका बताना है, सल्फर का, इसका मास सल्फर का हो गया 32, इसका होगा 98 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। ये किसका आ गया, सल्फर का। अब कैल्शियम का बताना है, चलो कैल्शियम का होता है 40, इसका मोलर मास होता है 100 इंटू 100, वाह ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया इसमें 40%। क्लियर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंट कंपोजिशन, दैट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में जो है वो उसका कितना मास है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं परसेंट कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें ना एक तो पहले इस टाइप के सवाल आते हैं विच आर क्वाइट ईजी, है ना। अब देखो इसमें और टाइप के किस किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे दूसरा सवाल देखना, बोलता एन इंसुलिन कंटेन्स 0.16% ऑफ सल्फर, फाइंड इट्स मिनिमम मोलर मास, ठीक है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो इसमें होता क्या है कि क्या सोचना है, देखो किसका परसेंट कंपोजिशन दे रखा है, सल्फर का, मैंने लिखा सल्फर का, ठीक है। अब हमें चाहिए वेट सल्फर, और यहाँ हम लिखते हैं मोलर मास इंटू 100, लगा सकता हूँ ना ऐसे फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जो कि लिखा है मिनिमम मोलर मास। देखो मिनिमम मोलर मास के लिए अगर आपको ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम, तो मिनिमम के लिए कम से कम सल्फर का कितना एटम होना चाहिए, एक होना चाहिए ना, कम से कम तो एक होना चाहिए मिनिमम के लिए। तो देखो हम यही मानते हैं मिनिमम वालों में कि सल्फर का एक एटम, तो एक एटम हो गया 32, तो अब अगर एक एटम है तो मोलर मास कैसा है, मिनिमम 100, तो देखो x का आंसर आ गया 32 इंटू 100, यहाँ से आ गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। ये आ गया आपका आंसर किसका गाइस, मिनिमम मोलर मास का। क्लियर। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या इसको मैं बेसिक से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मिनिमम का मतलब सल्फर का एक एटम, ठीक है, ओके। तो तुम्हें ये पता है कि 0.16 ग्राम कितने में है, 100 ग्राम में, ठीक है, तो 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा, 100 अपॉन 0.16, तो मिनिमम के लिए कितना चाहिए अपने को, 32 ग्राम, तो 32 ग्राम इतने में होगा इंटू 32, तो यहाँ से आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। क्लियर। तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं कौन से सवाल, मिनिमम मोलर मास के, ठीक है। जैसे चलो एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है अ कंपाउंड contains 0.31% of phosphorus,
फाइंड इट्स मिनिमम मोलर मास। ठीक है, ये सवाल आ गया अपना। कंपाउंड कंटेन 0.31% ऑफ फॉस्फोरस, फाइंड इट्स मिनिमम मोलर मास। तो क्या दिमाग में चल रहा है, जल्दी से बताओ। किसका दिया है, फॉस्फोरस का परसेंट कंपोजिशन दिया है, क्विक चलना चाहिए दिमाग। अब यहाँ वेट फॉस्फोरस करना है तो अब हमें एक एटम मानना पड़ेगा मिनिमम के लिए। नीचे आएगा x, यहाँ आएगा 100, तो यहाँ से आएगा 31/31 10⁴। आंसर आ गया 10⁴ ग्राम। आसान है क्या, आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। तो ऐसे सोचना है, मिनिमम बोल दिया तो बस एक एटम अज्यूम कर लो और सॉल्व कर दो। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब इसमें परसेंट कंपोजिशन में हमें एक और सवाल करना है, लास्ट। ठीक है, क्या सवाल है, तो पहले मैं सवाल लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए सवाल है कुछ ऐसा कि हमारे पास है Na2SO4.XH2O, इसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, और ऐसा दिया है ऑन हीटिंग लूजेस 55.9% ऑफ इट्स मास। ठीक है, आपसे बोला है फाइंड एक्स। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग गाइस में थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैंड राइटिंग ऊपर नीचे रहेगी, समझ आना चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे आप देखो कि बोल रहा है कि कोई कंपाउंड था। ठीक है, ये वाला बोलता है इसको हीट कर दिया हमने, हीट बोलता है हीट करने पे अनहीटिंग लूजेस कितने, इसके मास में कमी कितनी आ गई, 55.9% इसका मास कम हो गया। देखो कभी भी न्यूमेरिकल में बोल रहा है वेट लॉस, तो मैं आपको बता दूं वेट लॉस के दो ही रीजंस होते हैं मेनली। कौन कौन से, या तो होता है ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखो इसमें कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, जैसे आपने इसको हीट किया वो उड़ गए, यह होता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ गैस के रिलीज होने की वजह से होता है। जैसे मान लो कोई कंटेनर था जिसमें आपके पास था कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम, अब आपने इसको हीट कर दिया तो आपको पता है ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2 की फॉर्म में, कुछ CaCO3 बाहर चला जाएगा, तो इसकी वेट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो वेट में कमी दो रीज़न से आ सकती है। कौन कौन से रीज़न बताया आपको, एक मैंने बताया ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या फिर ड्यू टू रिलीज ऑफ गैस। तो देखो इस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोई लॉस ऑफ गैस नहीं हो रहा है, यहाँ जो लॉस हो रहा है वो ये पानी के मॉलिक्यूल उड़ने की वजह से हो रहा है। पानी क्रिस्टलाइजेशन है ना, तो इसके उड़ने की वजह से इस कंपाउंड के मास में क्या आ रहा है, कमी आ रही है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली एग्जामिनर आपको ये बोलना चाहता है कि इस कंपाउंड में परसेंट ऑफ वाटर दैट इज गिवन टू यू 55.9%। मतलब एक तरह से ये आपको पानी का परसेंट कंपोजिशन दे रखा है, क्योंकि भाई अगर ये कमी आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है, पानी के उड़ने की वजह से आ रही है। इसका मतलब 100 ग्राम कंपाउंड में इतने ग्राम पानी होगा, मतलब हमें परसेंट कंपोजिशन दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ से बात बन चुकी है, ये अगर परसेंट कंपोजिशन है किसका है, पानी का, पानी हो जाएगा 18x हो जाएगा। अब डिवाइड बाई इसका मोलर मास, तो देखो Na2SO4 का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे वो आएगा 142 प्लस 18x इंटू क्या कर देंगे 100। अब यहाँ से हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए। सो लेट मी टेल यू गाइस, इफ यू सॉल्व फॉर द x, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 10। क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये है हमारे पास किस पे बेस्ड सवाल, परसेंट कंपोजिशन पे। क्लियर है, तो ये मतलब होता है परसेंट कंपोजिशन का क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, जितने टाइप की इसमें प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। और इसमें हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, वेपर डेंसिटी के कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, रिलेटिव, अगर मैं AMU का डेफिनेशन चेंज कर दूं तो उससे मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो गाइज इन नेक्स्ट क्लास हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, और इसमें मैं स्टार्ट करूँगा एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला,
or stoichiometric calculations. So if you like the content of this channel, do subscribe and work hard to achieve your dreams. Thank you.